आज की वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्मेंस का। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम सब की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। पाकिस्तान ने इंडिया वाला मैच भी बहुत बुरी तरीके से हारा है। पाकिस्तान इंग्लैंड वाला मैच भी कमांडिंग पोजीशन में रखा हारा है। और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जिस तरीके से बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है, टोटली एक्सपोज नजर आई है हमारी बॉलिंग। अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, कहां पर पाकिस्तान बेहतर कर सकता था और किस वजह से पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आगे नहीं जा पाया। अगर अगर आप मुझसे मेरी ओपिनियन लें तो अगर पाकिस्तान यहाँ से सेमीज में भी जाता तो पाकिस्तान को अच्छी टीमों के खिलाफ शिकस्त होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लैग कर रहा है। और करंटली भी पाकिस्तान जब तक इन चीजों को फिक्स नहीं करेगा तो टी20 में पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में रहेगा और पाकिस्तान टी20 में ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता इस मॉडर्न डे क्रिकेट के रहते हुए। तो आज हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कुछ चीजों के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं बैटिंग ऑर्डर के ऊपर। आपके पास बैटिंग ऑर्डर, आप बैक कर रहे थे सैम अयूब को। सैम अयूब को आपने पूरा एशिया कप भी दिया, सैम अयूब को आपने पूरा टी20 वर्ल्ड कप भी दिया और आपने उसको लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉप किया, जो कि कहीं ना कहीं ठीक थी। लेकिन हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आपके पास लाइन वाइज आएंगे हम कि साहिबजादा फरहान, जो आपके पास स्ट्राइक भी लेते हैं ओपनिंग में। साहिबजादा फरहान के नो डाउट एशिया कप भी बहुत अच्छा रहा और टी20 वर्ल्ड कप के वो लीडिंग स्कोरर भी रहे। और आप आ जाए देन साइम अयूब के ऊपर। साइम अयूब ने एशिया कप में भी हमें मायूस किया था और टी20 वर्ल्ड कप में उनके कुछ अच्छे बॉलिंग कैमियोस आप कह सकते हैं कि नजर आए। और इससे पहले कुछ सीरीज के अंदर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग्स कराई हैं। लेकिन आप एक प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर हो और आप अपनी प्लेस को जस्टिफाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से, क्योंकि आप एज अ बैटर टीम में आए हो। आपका बॉलिंग कराना एक प्लस पॉइंट है, आप जिससे टीम को फायदा पहुंचा सकते हो। आप एक प्रॉपर बॉलर नहीं हो और ना आपने बॉलिंग की बेसिस पे टीम में जगह बनाई। तो जहां तक साइन को ड्रॉप करने का बात है, करंटली वो नंबर 1 ऑलराउंडर थे आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में, तो उनको ड्रॉप करना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। तो जब आपने साइम और फरहान की जोड़ी को तोड़ना समझा और फखर जमान को फरहान के साथ ओपनर बनाने का सोचा, जो हमने श्रीलंका के मैच में देखा, तो आपको साइम को ड्रॉप करने की जगह साइम अयूब को आप चौथे नंबर पे खिलाते। आप साइम अयूब को चौथे नंबर पे खिलाते जब आपने बाबर को ड्रॉप ही कर दिया था। तो आप ख्वाजा नाफे को इतने इंपॉर्टेंट मैच में नहीं लाते। आपके पास वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर भेटा हुआ है और आप एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर को ला रहे हो, ख्वाजा नाफे को। आप साइम अयूब को चौथे नंबर पे भी आप अच्छा ट्राई कर सकते थे और वो वहां भी आपको कहीं ना कहीं इनिंग्स के बाद आके अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते थे और आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी इंक्रीज होता है साइम अयूब के होने से। और जहां तक बात है सलमान अली आगा की, तो सलमान अली आगा की एक दो इनिंग्स के अलावा आप पूरा ईयर देख लें, एशिया कप देख लें और टी20 वर्ल्ड कप देख लें, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत अपसेट करने वाली उनकी परफॉर्मेंस रही है। और बाबर आजम का जो रोल है, बाबर आजम ने जो अपना रोल निभाया है एंकर करने का, लेकिन बाबर आजम बहुत ज्यादा ही एंकर कर जाते हैं। तो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको स्ट्राइक रोटेट आनी चाहिए। आपको स्ट्राइक रोटेट तो खैर करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से गैप्स निकालने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं। और मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि ये सारी खूबियां बाबर आजम में ऑलरेडी हैं, लेकिन बाबर आजम को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया गया है कि बाबर आजम अपनी एबिलिटीज ही खो चुका है। बाबर आजम खुद ये भूल गया है कि वो किस कैलेबर का प्लेयर है। मींस कि क्या एबिलिटी रखता है, क्या क्या स्ट्रोक्स खेलने की उसके अंदर सलाहियत है। वो इतना मेंटली अभी डिप्रेस है, मेंटली इतना टॉर्चर है, लोगों इतना उसके ऊपर प्रेशर आया हुआ है हमारे एक्स क्रिकेटर की जानिब से, हमारी पब्लिक की जानिब से, कि वो अभी उसे बिल्कुल ही वो टोटल प्रेशराइज हुआ हुआ है। और देन हम आते हैं हमारे पास फिफ्थ नंबर पर उस्मान खान। उस्मान खान की डिसेंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फिफ्थ नंबर को संभाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वो वहां जिस तरीके से परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो अभी तक उस्मान खान की जानिब से नहीं देखी गई। आपने
इंडिया का मैच देखा होगा, इंडिया ने जो अपना मैच खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इनका डू और डाई मैच था। इस कंडीशन में आपके पास कुछ ज्यादा चांसेस नहीं होते। आपने देखा कि उस मैच के अंदर इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था संजू सैमसन। संजू सैमसन वो प्लेयर है इनका जो इंडिया हमेशा से जिन्हें अपने प्लान में शामिल रखता है, लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल नहीं रखता। तो उन्हें बहुत रेयरली चांस मिलता है, बहुत रेयर मौके मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने का। और जब वो आते हैं तो अपने अंदर एक जुनून के साथ वो बंदा हमेशा परफॉर्मेंस करके दिखाता है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप सबने देखा कि उसने किस तरीके की नॉक खेली है। अब वो एज एन ओपनर इंडियन टीम में उसने अपनी स्लॉट बुक कर ली है। अब इंडियन टीम को भी पता है कि आपके पास प्रेशर सिचुएशन में मैच निकालने वाले इस टीम के अंदर बहुत कम प्लेयर है, और जो प्लेयर बचे हैं इसमें उसमें संजू सैमसन का भी नाम आता है। तो ऐसे प्लेयर्स हमारे पास पाकिस्तानी टीम में इम्पैक्ट डालने वाले नजर नहीं आ रहे। साहिबजादा अफरान कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी स्ट्रोकिंग भी करते हैं और कुछ डॉट बॉल्स भी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, आपके पास जब सेकंड हैंड से कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप एक हैंड से कितना ही कर लोगे। तो सामने वाला जो बैटर है उसका भी कंट्रीब्यूशन जाहिर सी बात है क्रिकेट में होता है। अब आते हैं आपके ऑलराउंडर्स के ऊपर। तो पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में जो फ्लो है, सबसे बड़ा हारने का जो रीजन है वो थे ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर में फहीम को एक्सक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सलमान अली आगा, साइम अयूब, शादाब एंड नवाज बहुत ज्यादा यूटिलाइज कह सकते हैं, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है और बहुत गलत तरीके से यूटिलाइज किया आपने। जो इनमें से सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड परफॉर्मर था फहीम अशरफ, उसको आप बैक नहीं करे। आपने उसको बैक बिल्कुल नहीं करा। उसने आपको नेदरलैंड वाला मैच जिताया। आपने उसने आपको एक ऐसा मैच जिताया जो पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान फर्स्ट स्टेज से ही बाहर हो सकता था। तो उसने आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैच जिताया, आपने उसके बाद भी उसको बैक नहीं किया और आप शादाब और नवाज को बैक करते रहे। शादाब और नवाज की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो शादाब और नवाज जिस टाइम टीम में थे तो उस टाइम सिर्फ एक ऑलराउंडर की जगह बनती थी। अब ये दोनों ऑलराउंडर हमारे पास एक साथ टीम में हैं, तो हमारे पास एक पेसर ऑलराउंडर इसकी वजह से बैठ रहा है। अब पाकिस्तान स्टार्टिंग में ये कर रहा था कि पाकिस्तान पेसर ऑलराउंडर भी खिला रहा था और अपने दोनों ऑलराउंडर्स को भी साथ खिला रहा था, जिसकी वजह से आपके पास एक पेसर शॉट था, जिसकी वजह से आपके पास नसीम शाह बाहर बैठता था। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन के फ्लो से जो पाकिस्तान अपने साथ कैरी कर रहा था। तो अगर आप देखें तो वर्ल्ड स्टेज जब एक T20 वर्ल्ड कप होता है तो सारे वर्ल्ड की टीमें आपको देख रही होती हैं, और पाकिस्तान इतनी अनसर्टेन चीजें कर रहा था कि जो भी एक प्रोफेशनल टीम ऐसी चीजें नहीं करती, वो अपना कॉम्बिनेशन पहले से ही बना के रखती हैं। अगर आप इंग्लैंड को देखें तो वो, अगर आप उन्हें देखें तो मेजॉरिटी आपको सेम प्लेइंग 11 के साथ नजर आएंगे। अफ्रीका को देख लें आप, साउथ अफ्रीकन की टीम, वो भी मेजरली अगर कोई छोटी टीम आ गई, कोई जो स्पिनर के खिलाफ वीक है उसमें स्पिन डाल देते हैं, जो पेसर के खिलाफ वीक है उसमें एक पेसर ऐड कर देते हैं। मींस के वो अपनी स्ट्रेटेजी को लेके चलते हैं, वो कंफ्यूजन अपनी प्लेइंग 11 में नहीं लाते। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खेला है। शादाब और नवाज में सिर्फ और सिर्फ एक ऑलराउंडर खेलना चाहिए था पूरे टूर्नामेंट में, और उनके साथ फहीम अशरफ होना चाहिए था। और आपके पास सेकंड पेसर की ऑप्शन ही नहीं थी। आपने ना नसीम शाह को सही से बैक किया, ना आपने सलमान मिर्जा को सही से बैक किया। आपके पास दो प्रॉपर पेसर्स तो लाजमी सी बात थी, होने चाहिए थे। और उस्मान तारिक और अबरार का अच्छा कंट्रीब्यूशन था, तो उन पर ज्यादा बात होनी नहीं चाहिए। उनको जितना चांस मिला उन्होंने प्रूव किया कि वो टीम में होने चाहिए। तो ये कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं कर सकी इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज ODI सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश। तो देखते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और सीरीज क्या होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।